हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक दिया था, तो एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप में कमेंट किया था कि और वीडियोज़ इस तरीके के बनाइए। तो उसी क्रम में हम लोग आज एक सेकंड लेक्चर देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि है आपका सिंधु प्रवाह तंत्र। और मैं सोच रहा हूँ कि सारे नदियों के रिवर सिस्टम सारे मैं दे दूँ आपको एक वीडियो बना के। लेकिन हाँ, मैं ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका एटलीस्ट इतना नैतिक धर्म बनता है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने एक एटलीस्ट कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में और कुछ अपने दोस्तों के बीच में जो तैयारी कर रहे हैं उन पे ज़रूर भेजिए। और उनको पक्के से ये बोलिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर अगर मेरे ज़्यादा होंगे, 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो मुझे लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा और मैं आपको लाइव इंटरेक्ट करके पढ़ाऊँगा। मेरे पास DSLR भी है, अभी उससे वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। अब 5G इंटरनेट कनेक्शन है मेरे पास, तो आपको लाइव स्ट्रीम में एक्सट्रीम क्वालिटी पे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करिए ताकि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लगातार चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके मुझे मैसेज करिएगा और मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है, तो प्राइवेसी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। उसमें ऑलरेडी 150 मेंबर है जहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम मिलेगा। आप लिंक पर टाइप करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। मैं आपके मैसेज का जवाब देने का एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है आपका सिंधु प्रवाह तंत्र। ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिंधु प्रवाह तंत्र तो बताऊंगा। इसके अलावा एक सिंधु नदी जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो कि अभी कुछ मतलब 1 साल पहले लगभग बर्निंग टॉपिक था। जब आपका उरी में अटैक हुआ था तो उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और तब से बहस छिड़ी सिंधु नदी जल समझौते पे। ठीक है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रवाह तंत्र पढ़ाने के बाद मैं सिंधु नदी जल समझौता भी पढ़ा दूंगा, इसलिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बनिएगा। ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं कि आज का लेक्चर। देखिए, सिंधु नदी जल समझौता और इसका एक बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो भारत में सिंधु नदी का कैचमेंट एरिया है वो बेसिकली आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आपके जम्मू एंड कश्मीर पे है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन आपके पाकिस्तान में आता है। इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपके चाइना में भी पड़ता है। ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में जानने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंधु नदी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है प्राचीन काल में सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। इसमें बेसिकली अगर काउंट करें तो 6 नदियाँ हैं। एक नदी हम लोग सरस्वती अगर ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये आर्यों के समय का सप्त सैंधव प्रदेश ही कहलाता है। ठीक है। 7 नदियों का था। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होगे या फिर इन फ्यूचर अगर मैं पढ़ाया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। तो आर्यों ने इन सारी नदियों के अलग अलग संस्कृत में नाम रखे थे, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी बेसिकली आपकी 2900 किलोमीटर है। कई बुक में इसके डेटा से अलग अलग है, लेकिन लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। और ये मानसरोवर से निकलती है जो कि तिब्बत में स्थित है। बेसिकली इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, चूटक, ध्यान से ना, चूटक नीमू बाचकू। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, नीमू बाचकू, 2 इसमें प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका झेलम। झेलम का नाम था वितस्ता। ठीक है। और ये बेरीनाग पर्वत शेषनाग झील से निकलती। ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा कि झेलम नदी में ही आपका डल झील है। ठीक है। डल झील जैसे कि आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
इसी झेलम नदी के किनारे में आपका श्रीनगर शहर स्थित है, जो कि आपके अशोक ने बसाया था, ठीक है। और अशोक ने यहाँ पे विजयेश्वर टेम्पल भी बनाया था। ये सब चीज़ें लिखी हुई है एक पुस्तक में जिसका नाम है कल्हड़ की राजतरंगिणी, और जो कि हर्ष के दरबारी था। हर्ष कौन? हर्षवर्धन नहीं, हर्ष कश्मीर का नीरो कहलाता था। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको हिस्ट्री से भी लिंक करके बता दिया। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक करिए, तो ऐसा आपकी तैयारी होगी। इस झेलम नदी में 2 प्रोजेक्ट है, एक है किशनगंगा और सेकंड है आपका तुलबुल नेविगेशन। बेसिकली क्या होता है, झेलम नदी आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाती है, तो एक हिस्से में पानी कम हो जाता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें जो झेलम नदी का पानी है वो दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया, ताकि जो मेन नदी है उसमें पानी का लेवल बना रहे, ठीक है। इसी को बोलते हैं तुलबुल नेविगेशन, ठीक है। किशनगंगा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये याद रखिएगा, जितने भी ये 3 नदियों, ऊपर की 3 नदियों में जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट है जिनमें पानी स्टोर नहीं किया जाता ना, ठीक है। उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। उसके बाद है आपका चिनाब। चिनाब का नाम है अस्किनी, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के चंद्राभागा से निकलती है। याद करने का तरीका, च से चिनाब, चा से चंद्राभागा, ठीक है। और इसमें 3 प्रोजेक्ट है, सलाल, दुलहस्ती और बागलीहार, ठीक है। ये तीनों के नाम आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट है आपका रावी। रावी का नाम है परुषणी, ठीक है। और ये रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रा, जो कि आपके लेह को मनाली से जोड़ता है, ठीक है। तो रोहतांग पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश के पास में, कुल्लू मनाली गया वहीं पर, एग्जैक्टली वहीं पर। और उसके बाद है आपका इसी रावी नदी पे आपका एक डैम बना जिसका नाम है रंजीत सागर, जिसको थीन डैम भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी कुल्लू वैली से निकलती है, ठीक है। और इस पर पोंग डैम है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे डैम भी हैं, लेकिन वो सारे डैम नहीं पूछते हैं। जैसे कि एक समय ब्यास नदी में आपने अगर बहुत पुराना एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए थे और वो अचानक से डैम के गेट खुल जाते और वो सारे के सारे बच्चे बह गए थे, और वो हैदराबाद के किसी कॉलेज से गए थे। तो वो बेसिकली यहाँ पे लारजी डैम करके था, लारजी डैम, उसकी वजह से बहते। लेकिन वो उस समय क्वेश्चन पूछा था क्योंकि वो करंट का टॉपिक था। तो आपको बहुत अंदर अंदर के डैम्स नहीं पूछेगा, आपको मेन डैम याद रखना है, ठीक है। ये पोंग डैम, ठीक है। उसके बाद है आपका सतलज नदी। सतलज नदी को सतुद्री भी बोलते हैं, ठीक है। और ये राकसताल झील, आपके मानसरोवर के पास एक और झील है जिसका नाम है राकसताल, और ये भी तिब्बत में है, ठीक है। सतलज नदी ऐसे यहाँ से तिब्बत से होते हुए भारत में एंटर करती है, और इसके बीच में एक दर्रा पड़ता है। दर्रा का मतलब होता है पहाड़ के बीच में जगह जहाँ से नदी एंटर करती है, या फिर पहाड़ को तोड़ के एक रोड क्रॉस करा जाए, उसको भी दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे नदी क्रॉस कर रही है, और इस दर्रे का नाम है आपका सिपकिला दर्रा, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सतलज नदी कहाँ से भारत में एंटर करती है, तो सिपकिला दर्रा से करती है, ठीक है। सतलज नदी भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नाफ्ता झकरी, वो स्थित है, और ये NTPC के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। सतलज नदी पे भांकड़ा नागल डैम भी है, जो कि कंक्रीट बेस पे भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। इसके पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको टिहरी डैम के बारे में बताया था, वो मिट्टी के बेस पे बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ये कंक्रीट के बेस पे बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। ब्यास नदी जो कि सतलज की सहायक नदी है, जहाँ पे मिलती है वहाँ पर एक बैराज है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज, ठीक है। आपके राजस्थान के एरिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ हरिके बैराज से एक कैनाल निकाली, कैनाल मतलब नहर निकाली, जो कि आपके पूरे वेस्टर्न राजस्थान के पोर्शन में जाती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल, या फिर इंदिरा गांधी इरिगेशन को क्या बोलते हैं, सिंचाई कैनाल, ठीक है। तो वो एरिया को पूरा कवर करने के लिए आपका इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल की ज़रूरत पड़ी हमको। उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके अलावा कोई फैक्ट इसमें नहीं बचता है,
बेसिकली जो ये नाम मैं बता रहा हूँ ये सारे वेदों में लिखे हुए हैं, ठीक है, और वेदों में ही इनका उल्लेख है, ठीक है। एक नदी आपकी बच जाती सरस्वती नदी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो आर्यों ने जो सप्त सैंधव प्रदेश बताया था वो एक्चुअली इसी एरिया को कहा जाता था पहले, जहाँ पे आपके ऋग्वैदिक कालीन आर्य रहते थे, ठीक है। तो इतनी सारे फैक्ट हैं, आपको इसके डैम्स वगैरह याद रखने हैं, ठीक है, और कहाँ से क्या निकलती है वो चीज़ें याद रखनी है। एक बात और याद रखिएगा, जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है चिनाब। ये जो सारी नदियाँ जो है ना अल्टीमेटली जाके चिनाब में गिरती है और चिनाब फाइनली सिंधु में गिरती है और यहाँ पर कराची के पास में डेल्टा बनाते हुए आपका अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है सिंधु नदी के बारे में। तो ये हो गया आपका सिंधु प्रवाह तंत्र, और मेरे ख्याल से इसमें कोई फैक्ट नहीं बचा है और ये लगभग पूरा हो गया। अच्छा, एक फैक्ट, हाँ, भाखड़ा नागर डैम को गोविंद सागर डैम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा तो छत्तीसगढ़ में आपका गंगा प्रवाह तंत्र की एक नदी है जिसका नाम है रिहंद, जो कि अल्टीमेटली सोन की सहायक नदी है। उस पे एक डैम बना हुआ है आपके यूपी में जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका भाखड़ा नागर डैम उसका नाम है गोविंद सागर, तो नाम में कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है गोविंद सागर। रिहंद नदी पे बना हुआ डैम जो है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। बाकी ये पूरा कवर हो गया है। हाँ, एक और चीज़ बच गई आपकी, सिंधु नदी जल समझौता। तो ये भी बताता हूँ, वीडियो को पॉज क्यों करना, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता जो था वो अस्तित्व में आया 1960 के समय में। जैसा कि आपको पता होगा कि यार नदी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आपकी बाकी सारी चीज़ों की तरह आपका नदी जल विवाद भी आया सामने, ठीक है। तो इसको लेकर कई दौर की बातचीत चली और फाइनली आपके विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। इस जल समझौते में भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, ठीक है, नाम ये याद रखना, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये समझौता हुआ था और इसमें विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए थे। तो ये याद रखना। इस समझौते की जो मेन लाइन है जिसको जानना जरूरी है कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपके सतलज, झेलम और चिनाब, मतलब ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा 100%, ठीक है। नीचे की 3 नदियों का पानी आपका भारत यूज़ करेगा, ठीक है। भारत यूज़ करेगा, लेकिन भारत क्या है, अभी भी जो नीचे की 3 नदियां हैं उनका भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। भारत ने ये सब कैनाल वैनाल बनाया, ये सब मैंने बताया, वो ठीक है, लेकिन भारत अभी भी अपने हिस्से का पानी पूरा यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो पाकिस्तान को या तो पहले दान में देता था, अब दान में नहीं दे रहा है, तो क्या करता है कि भारत ने जो उरी में जब अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने एक नीति बदली और पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी इसके रिलेटेड, और बेसिकली कई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह इसमें अभी वर्तमान में हो सकता है इन फ्यूचर में आ जाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में एक लिंक नहर की योजना है। इसके अलावा जैसे इरिगेशन कैनाल, ये इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल बनाया गया, वैसा ही एक और कैनाल बनाने की योजना है जो कि आपके जोधपुर साइड से जाएगी, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं इन फ्यूचर में, लेकिन अभी तक वर्तमान में कोई अस्तित्व में नहीं आया है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और विवाद का जो विषय है वो पाकिस्तान जो है सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी पे बने हुए प्रोजेक्ट पे अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं उनमें स्थित जो भी डैम वगैरह हैं वो सारे हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब जल विद्युत केंद्र है, तो उसमें आप डैम में पानी स्टोर करते हो केवल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, उसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को उससे आपत्ति है, क्योंकि अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया है तो आपको एक डैम तो बनाना ही पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी पानी की स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान ये बोलता है कि भारत कभी भी चाहे तो उन डैम का गेट सडनली खोल के
पाकिस्तान में फ्लड ला सकता है, ठीक है। और जो कई सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में भारत को पानी टेररिस्ट तक बोलते हैं, ठीक है। और नवाज़ शरीफ का एक भाषण था, मैंने सुना था, जो कि वहाँ पार्लियामेंट में दिया था पाकिस्तान की, कि अगर भारत ने कभी भी सिंधु नदी का पानी रोका तो वो पाकिस्तान उसको युद्ध की तरह लेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक भारत ने सिंधु नदी का जो पानी है उस समझौता है उसमें अपनी दरिया दिली पाकिस्तान को दिखाई है, क्योंकि भारत अपने हिस्से का ही पानी यूज़ नहीं कर रहा तो पाकिस्तान के हिस्से का कैसे यूज़ करेगा। ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो पाकिस्तान सभी जो ऊपर के प्रोजेक्ट हैं उनमें अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, ठीक है। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता, और इन फ्यूचर जो भी इस पर अपडेट आएंगे आप अपडेट करते रहिएगा अपने आप को, और मैं तो आपको करा ही दूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे हिस्सा बनिए। व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने से आपको एक फ़ायदा तो ये होगा कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, लेकिन साथ में आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपको एक लार्जर कम्युनिटी मिलेगी अपने सारी चीज़ें शेयर करने की, ठीक है। तो आप नोट्स वगैरह हर किसी से मांग सकते हैं और खुले दिल से बात करिए, बस मैं यही जानता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ नहीं बोलता, चलो बाद में बोलूँगा, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और उसमें शुरू में ज़रूर बोलूँगा ये चीज़। और ये क्लास आपके कल सुबह आएगी, और कल सुबह आएगी मतलब आप ये देख रहे होंगे कल, और जो कि 15 तारीख है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको विश नहीं कर पाया, लेकिन आपको अक्षय तृतीया और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जब तक ये वीडियो आएगी तब तक ईद और अक्षय तृतीया गुजर चुकी होगी, तो बिलेटेड हैप्पी ईद एंड अक्षय तृतीया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।